प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 में कार्यभार संभालने के बाद लगातार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता और प्राथमिकता किसानों के प्रति रही है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद किसानों को एमएसपी लागत का 50% मुनाफा जोड़कर घोषित की जाए, यह निर्णय 10 साल यूपीए की सरकार में नहीं हो पाया था। मोदी जी ने इस निर्णय को किया। इसी के साथ साथ खेत में उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, किसान की लागत कम हो, इसका एक अभियान चलाया गया। जब प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात कही, तो उस क्रम में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ, किसानों के साथ मिलकर मिशन मोड पर इस पर काम करना प्रारंभ किया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि ये दुनिया की पहली आय सहायता योजना है जिसमें कि एक साल में 75,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के खजाने से निकलकर किसानों की जेब में जाता है और अभी तक 93,000 करोड़ रुपया किसानों को इस योजना के अंतर्गत दिया जा चुका है। हमारे देश में 86% किसान छोटे हैं, तो छोटे किसान का उत्पादन भी छोटा है और मार्केट से उसकी दूरी भी ज़्यादा है, खुद भी निवेश नहीं कर सकता, दूसरा निवेशक भी उसके पास नहीं पहुंचता है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने छोटे किसान की ताकत और छोटे किसान के उत्पादन का वॉल्यूम और उसका रकबा बढ़े, इस दृष्टि से कृषि उत्पाद संगठन एफपीओ देश भर में 10,000 नए बनाए जाएंगे, जिस पर भारत सरकार 6,850 करोड़ रुपया 5 वर्ष में खर्च करेगी। इन एफपीओ के माध्यम से एक नई क्रांति पूरे भारतवर्ष में किसानी के क्षेत्र में आएगी। साथ ही साथ कभी कोई सोच नहीं सकता था कि 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड किसानी के क्षेत्र में घोषित हो जाएगा, लेकिन मोदी जी ने 1 लाख करोड़ का अवसंरचना फंड प्रावधानित भी किया और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 8 जुलाई को मंत्रिपरिषद ने उसे पास किया था और 9 अगस्त ठीक 1 महीने के भीतर उसका क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया। 9 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने 1128 करोड़ रुपया स्वीकृत करके छोटी छोटी कोऑपरेटिव को दिया, जो नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम करेंगे। ऐसे सिलसिलेवार लगातार एक के बाद एक कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में उठाए। लेकिन इस सब के बावजूद भी यह ध्यान में आ रहा था कि जब तक कानूनों में बदलाव नहीं होगा तब तक किसान के बारे में जो हम उन्नति का सोचते हैं वो संभव नहीं हो पाएगा और इसलिए भारत सरकार ने 2 अध्यादेश बनाए जिनको जारी किया गया और अब वो अधिनियमित हो गए हैं, विधेयक बन गए हैं। एक है कृषि उपज व्यापार वाणिज्य विधेयक और दूसरा है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं का करार विधेयक। ये दोनों जो विधेयक हैं ये निश्चित रूप से किसान को एपीएमसी की जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था उसको मुक्त करने वाले हैं, आज़ाद करने वाले हैं और जो छोटा किसान है उसे भी अपने उत्पादन की बुआई के समय गारंटी मिल सके और वो महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके, वो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, नए बीज का उपयोग कर सके, अच्छे पेस्टिसाइड का उपयोग कर सके, अपनी लागत को कम कर सके
एकीकृत सिंचाई में जोड़ सके और साथ ही साथ वह निजी निवेश को अपने तरफ आकर्षित कर सके। इस दृष्टि से ये दोनों बिल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं और मैं आपके माध्यम से किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि इनको क्रियान्वित होने दीजिए। निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। आपने इन बिल ये जो कानून है इन्हें आप कह रहे हैं कि नई क्रांति आएगी कृषि के क्षेत्र में, मतलब रेवोल्यूशनरी है ये कानून। और आपने ये भी कहा कि मोदी जी ने कहा है कि मोदी जी ने खुद कहा कि किसानों के पैरों पे पर जो जंजीर थी, जो बेड़ियां थी, वो टूट गई हैं। तो ये बेड़ियां क्या थी? और वो लघु किसान जो है, जैसे आपने कहा 85% जो है लघु किसान है, उनको क्या फ्रीडम क्या होगा? उनको रोक कौन रहा था और फ्रीडम क्या है उनके लिए? अब क्या आज़ादी है? देखिए, अभी क्या था, किसान परिश्रम पूर्वक अपनी खेती करता है और उत्पादन करता है। अभी किसान को अपने घर से अपनी उपज को लेकर मंडी में लाना पड़ता है और मंडी में 25-30 लाइसेंसधारी व्यापारी होते हैं। वो उसके उत्पादन का ऑक्शन करते हैं। ऑक्शन में जो भी भाव तय हो जाए, किसान की मर्जी का, किसान की बिना मर्जी का, उसको उसी भाव पर अपना उत्पादन बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था, क्योंकि वो आज अपने माल को लेके आया मंडी तो किराया लगा, अब उसे भाव नहीं मिल रहा है तो लेके घर जाएगा तो फिर उसका परिवहन का खर्च लगेगा, फिर किसी दिन दोबारा मंडी में आएगा तो फिर उसका परिवहन का खर्च लगेगा, और बार बार वो आए और जाए कि भाई आज नहीं तो कल उचित मूल्य मिलेगा, आज नहीं तो कल उचित मूल्य मिलेगा। तो इसके कारण किसान को परेशानी थी और किसान बार बार आए जाए इसके बजाय शाम तक वो इंतज़ार करता था और शाम को जो भाव लग जाता था उसी में अपना माल बेचकर जाने के लिए मजबूर था। हमारा जो एक्ट है, ये एक्ट उसको मंडी के बाहर भी किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर अपनी मर्जी के मुताबिक भाव में अपना उत्पादन बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। एपीएमसी मंडियों में टैक्स लगता है। हमारा जो विधेयक है, इसके माध्यम से एपीएमसी प्रेमाइसेस के बाहर जो किसान ट्रेड करेगा उस पर न तो राज्य का टैक्स लगेगा और न केंद्र का टैक्स लगेगा। तो स्वाभाविक रूप से जो मंडी की जंजीरों में वो जकड़ा हुआ था, इस एक्ट के बाद वो मुक्त हो सका है और अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो कर सकता है और किसी भी व्यापारी से वो कह सकता है कि मेरा माल इतने का है, आप लो तो ठीक है, ना लो तो ठीक है। तो इसीलिए कुछ लोगों का मानना है कि ये आप मंडी प्रणाली जो है वो ख़त्म सा हो जाएगा और एपीएमसी को जैसे आपने एक खलनायक के रूप में आप उसको पेंट कर रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है। एपीएमसी कानून राज्य का है और एपीएमसी राज्य की संरचना है, राज्य ही सरकारें उसका संचालन करती हैं। वो हमारे कानून से बंद नहीं होती और हमारी मंशा भी नहीं है उनको बंद करने की। हमारा कानून कहता है कि एपीएमसी की परिधि के बाहर जो ट्रेड एरिया हम घोषित कर रहे हैं, उस ट्रेड में किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होगा और अंततोगत्वा इसमें किसान का फ़ायदा ये होगा कि जब मंडी के बाहर व्यापार होगा तो बिना टैक्स के होगा, मंडी में जो व्यापार होगा वो उस पर टैक्स लगेगा। किसान को फ्रीडम है, वो कौन से रास्ते को अपनाना चाहता है। तो मैं समझता हूँ किसान को ये तो स्वतंत्रता लोकतंत्र में होनी चाहिए। मुनाफा किस में होगा, मंडी और एमएसपी जो एपीएमसी में मिल रहा था या फिर खुले में जाके? देखिए, जो टैक्स लग रहा है, अगर दूसरे स्थान पर टैक्स नहीं लगेगा तो वो फ़ायदा तो किसान को ही होगा ना। अभी कोई भी व्यापारी
जैसे पंजाब की मंडी में 8% टैक्स है। अब व्यापारी किसी किसान से सामान खरीदता है तो उसे मालूम है ना कि मैं ये खरीद रहा हूँ, इसके ऊपर 8 लगेगा, तो उतना वो कम में किसान से खरीदता है। जब टैक्स फ्री हो जाएगा तो ये फ़ायदा, मुनाफा जो है किसान को मिलेगा। और जहाँ तक एमएसपी का सवाल है, एमएसपी पर तो हमने कहा है कि खरीद होती रही है और आगे भी होती रहेगी। खरीफ की एमएसपी हमने घोषित कर दी है और रबी की एमएसपी भी हम लोगों ने घोषित कर दी है। खरीफ की जैसे ही फसल आएगी सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, एफसीआई और नेफेड उस खरीद को करेगा। जी, ऑपोजिशन और कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि आप सिर्फ वर्बल एश्योरेंस दे रहे हैं, सिर्फ और इस ये एश्योरेंस जो है वो बिल में नहीं है एमएसपी को लेकर। जो लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले एमएसपी किसी कानून का अंग थी क्या? और जो कांग्रेस के लोग ये प्रश्न पूछते हैं तो 50 साल तक सरकार में रहे तो वो एमएसपी को कानून में क्यों नहीं डाला? एमएसपी किसी कानून का हिस्सा है ही नहीं, चूँकि बिल पर बोलने के लिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। बिल के किसी भी प्रावधान की वो आलोचना करने की हैसियत नहीं रखते हैं, इसलिए एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी पहले भी भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय था, आज भी भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। जब खरीफ की एमएसपी घोषित कर दी गई है, उस पर आने वाले कल में खरीद होने वाली है। बुआई से पहले रबी का एमएसपी भी घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, आदेश हो गए हैं, तो इसके बाद एमएसपी पर डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है? अगर आप इतने आश्वासन दे रहे हैं तो आपके सहयोगी दल क्यों नहीं मान रहे आपके आश्वासन को लेकर? मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि खेती और किसानी का विषय जब आए तो किसी भी दल को सियासत नहीं करना चाहिए। किसानों के साथ बहुत अन्याय हो चुका, किसानों का बहुत शोषण हो चुका। किसान इस देश का सबसे बड़ा उत्पादन करता है और उसको जो स्वतंत्रता होनी चाहिए वो मोदी सरकार ने इन बिलों के माध्यम से दी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो इस बिल में जो कॉर्पोरेट जो फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उनको प्रोत्साहन ज़्यादा मिलेगा और जो लघु फार्मर है, लघु किसान है, उसे ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ ये बात जो लोग बोलते हैं वो खेती को समझते नहीं हैं। अगर वो खेती को समझेंगे तो उनको ध्यान में आएगा बड़े किसान की क्या परिस्थिति है, मंझोले किसान की क्या परिस्थिति है और छोटे किसान की क्या परिस्थिति है। हमारा जो एक्ट है, चाहे वो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य से संबंधित वाला विधेयक हो, वह विधेयक भी किसान को इसलिए फ़ायदा देगा कि अभी छोटे उत्पादन वाला किसान अपने उत्पादन को मंडी तक नहीं ला पाता, क्योंकि उसे लगता है कि वो मंडी तक लाएगा तो उसको लॉजिस्टिक का खर्च इतना हो जाएगा कि उसको मुनाफा नहीं होगा। तो कई बार छोटे किसान को तो एमएसपी का भी लाभ नहीं मिल पाता। जब हम ये स्वतंत्रता दे रहे हैं कि वो अपने घर से भी बेच सकेगा, अपने खेत से भी बेच सकेगा, अपने वेयर हाउस से भी बेच सकेगा, तो अब खरीदार किसान के पास जाएगा। अभी किसान खरीदार के पास आता था, खरीदार जो तय कर देता था उसके लिए वो विवश था। अब खरीदार जो है वो गांव तक जाएगा, किसान के खेत तक जाएगा, उससे सौदा करेगा, उसकी कीमत पर सौदा करेगा, तो उसका लॉजिस्टिक खर्च भी बचेगा और वो छोटे किसान भी गांव में इकट्ठा होकर अपना पूरा मिलकर बेच सकते हैं। तो कुल मिला के जो खरीदार है उसके और किसान के बीच की जो दूरी है छोटे किसान की, वो इन बिल के माध्यम से निश्चित रूप से कम होने वाली है। पर ये नेटवर्क बन चुका है कि जैसे एक जो खरीदार है वो उसे कैसे पता लगेगा 2 हेक्टेयर ज़मीन जो कल्टीवेट कर रहा है उसके वो कहाँ रहता है, उसके घर जाना कब तय होगा कि उसकी फसल तैयार हो गई है खरीदने के लिए? किसान अपने हित को भली प्रकार से समझता है। नेता ये समझते हैं कि बुद्धि का ठेका सिर्फ उनके पास ही है, ऐसा नहीं है। किसान
संगठनों के नेता समझते हैं कि सबसे बड़े एक्सपर्ट और रिसर्चर हम ही हैं, ऐसा नहीं है। किसान भी सारी चीज़ों को समझता है और किसान को मालूम है कि उसका उत्पादन आएगा तो उसको कौन खरीदेगा। और व्यापारी को चूँकि व्यापार करना है, तो जब माल मंडी में आएगा ही नहीं तो व्यापारी झक मार के गांव जाएगा, और जाएगा तो वहाँ किसानों से संपर्क करेगा, और किसानों से संपर्क करेगा तो गांव के बहुत सारे किसान इकट्ठा होंगे। वो कहेंगे मेरे पास 10 कुंटल है, मेरे पास 20 कुंटल है, मेरे पास 50 कुंटल है। तो कहेगा भाई ठीक है लाओ, क्या भाव दोगे। भाव तय हो जाएगा, वहाँ अपना तुलाई करेगा और अपने ट्रक में रख के ले आएगा, वो अपने वेयर हाउस में रखेगा। किसान को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री का कहना है कि किसान और बिचौलियों के बीच का जो रिश्ता है उसमें आपने खलल पैदा कर दी है, क्योंकि किसान कम से कम जानता तो था कि वो किसे बेच रहा है। अब जो है कॉरपोरेट्स जो हैं, जो फेसलेस होते हैं, उनको बेचना पड़ेगा। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है किसान का वो कम हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री राजनीतिक बात कर रहे हैं। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आप जब चुनाव लड़े थे तो आपने मैनिफेस्टो में इसका उल्लेख क्यों किया था कि एपीएमसी को एक्ट को हम बदल देंगे, टैक्स को हम ख़त्म कर देंगे, अंतर्राज्यीय व्यापार को हम बढ़ावा देंगे। कांग्रेस एक तरफ अपने नेशनल मैनिफेस्टो में भी ये बात रखती है और स्टेट मैनिफेस्टो में भी ये बात रखती है। तो कांग्रेस का कोई भी नेता, चाहे वो राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, उसको पहले ये बोलना चाहिए कि हमने जो घोषणा अपने मैनिफेस्टो में की थी अब हम उससे पलट रहे हैं। तो मैं उनका आर्गूमेंट सुनने के लिए तैयार हूँ। बाकी उनका कोई भी आर्गूमेंट सुनने लायक नहीं है। किसानों को भ्रमित करने वाला है, भ्रामक प्रचार करने वाला है, बेबुनियाद है। उसका एक्ट के प्रावधानों से कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपके माध्यम से पंजाब के किसानों को, देश भर के किसानों को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि आप बिल की आत्मा को समझो, किसानों के साथ न्याय होने दो। किसान बहुत दिन तक परेशान हो चुका है, शोषण का शिकार होता रहा है। अब उसको ज़रा मुक्त होने का समय आया है, तो मुक्त होने के लिए उसको मार्ग प्रशस्त करिए। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में जो आपने फेरबदल किया है, लोगों का ये भी मानना है कि इससे जो बड़े कारोबारी हैं उनको वो हेरा फेरी करने के लिए उनको एक किस्म से इख्तियार मिल गया है, मतलब फ्रीडम मिल गया है कि वो कर सकते हैं। अब मैं समझता हूँ ये भी एकदम बेबुनियाद बात है। मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं का करार से संबंधित जो हमारा विधेयक है वो एक तो बुआई के समय किसान को मूल्य की गारंटी देने वाला है। दूसरा, इस विधेयक में हमने उल्लेख किया है कि समझौता सिर्फ फसल का होगा। किसान की ज़मीन से संबंधित कोई भी लिखा पढ़ी का करार में उल्लेख नहीं किया जा सकता है। दूसरा, इसमें यह भी प्रावधान किया है कि किसान अगर चाहे तो इस एग्रीमेंट से निकल सकता है कभी भी, लेकिन व्यापारी चाहे तो इस एग्रीमेंट से नहीं निकल सकता। व्यापारी तभी निकल पाएगा जब किसान के साथ जिस मूल्य का उसने करार दिया है वो उस मूल्य को किसान को दे दे। तो किसान के लिए प्रोटेक्शन है, किसान के लिए पूरा प्रोटेक्शन है। उसकी ज़मीन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर विवाद होता भी है और किसान की गलती होती है और किसान के खिलाफ कोई डिसीजन आता है तो किसान से सिर्फ उतनी ही वसूली हो सकती है जितना उसने फसल उगाने के लिए कोई आदान के रूप में प्रोसेसर से लिया हो। तो ये किसान कोर्ट्स क्यों नहीं बनाए? एसडीएम के पास जाएंगे, एसडीएम पे वैसे ही भार होता है, तो मतलब वो जाए किसके पास? मैं समझता हूँ कांग्रेस के लोगों को ये बाहर से क्या लेना देना है। कोई एसडीएम इनके पास आया क्या कि मेरे पास बहुत बाहर है? एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है और कोई भी निर्णय करना है तो ये अधिकार उसी आदमी को दिया जा सकता है जिसको मजिस्ट्रियल पावर हो। और मजिस्ट्रियल पावर में सबसे किसान के नज़दीक कोई भी इकाई आती है तो वो एसडीएम ही आती है। अब इनको चिंता हो रही है एसडीएम के साथ बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। तुमको क्या लेना देना? एसडीएम 30 दिन के अंदर उसका निर्णय करेगा, ये कानून में प्रावधान है।
तो कानून का पालन उसे करना पड़ेगा, वो कानून से बंधा हुआ है। इसमें कांग्रेस के लोग और बाकी नेताओं को क्या दिक्कत है? जब जाएगा तो एसडीएम और किसान देखेगा। जिन राज्यों में बुनियादी फसल ज़्यादा है, अब वो कहते हैं कि किसान के पास अब इंसेंटिव इतना नहीं है बुनियादी फसल उगाने के लिए, वो कैश क्रॉप्स की तरफ जाएगा। अगर वो कैश क्रॉप्स की तरफ जाएगा तो बुनियादी फसल जो है वो कम होगा और उससे फूड ग्रेन प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ेगा। फूड ग्रेन प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है तो फूड सिक्योरिटी जो है देश की, जो आपने देखा था कि ये लॉकडाउन के वक्त जो हमारा बफर स्टॉक है वो कितना इस्तेमाल हुआ था, तो ये अगर ये नेगेटिव साइकिल हो सकता है, क्या इसका डर मुनासिब है? ये डर मैं समझता हूँ कि कल्पना के सवालों का जवाब देने का कोई औचित्य नहीं है। आम तौर पर अगर हम देखेंगे तो खाद्यान्न की दृष्टि से भारत जो है आत्मनिर्भर ही नहीं, सरप्लस है। हमारे पास रखने को जगह नहीं है और हर साल किसान का फसल बड़ी मात्रा में बर्बाद होता है। तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति में हम एकदम सरप्लस हैं, और सरप्लस होना का एक कारण, दूसरा क्लाइमेट चेंज की भी जो परिस्थितियाँ हमारे सामने है, तो उसमें भी फसलों के विविधीकरण की ज़रूरत है। ये हमारी अनिवार्यता है। दूसरा, ऐसी फसलें हों जिनमें पानी का उपयोग कम हो, ऐसी फसलें हों जिनमें केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग कम हो, तभी तो किसान की लागत कम होगी। और ऐसी फसलें पैदा हों जो कम लागत में, कम ऊर्जा में, कम समय में अधिक दाम देने वाली हों, और वैश्विक मानकों को पूरा करने वाला हमारा कृषि उत्पाद हो, जिससे कि उसका एक्सपोर्ट भी किया जा सके। और एक्सपोर्ट करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे तो उसका दाम किसान को ज़्यादा मिलेगा। अगर ये इतना फ़ायदेमंद है, ये अगर ये बिल्स इतने फ़ायदेमंद हैं, तो फिर इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है? क्या आप समझते हैं ये सिर्फ पॉलिटिकल है, राजनीतिक षड्यंत्र है? ये पूरा राजनीतिक है। लोकसभा में 4 घंटा इन बिलों पर चर्चा हुई, लोकसभा से पास हो गया। राज्यसभा में पूरा 4 साढ़े 4 घंटा चर्चा हुई। हर दल के नेता ने अपना विचार व्यक्त किया, और उसके बाद जब सारा विचार विमर्श हो गया तो मुझे रिप्लाई देने के लिए उपसभापति जी ने कहा, तो मैं रिप्लाई दे रहा था। उसी समय एकदम अलोकतांत्रिक झंझट उपस्थित कर दिया कांग्रेस के लोगों ने हाउस पर, और एक कायराना हरकत की उन्होंने उपसभापति के साथ, अभद्रता की और अलोकतांत्रिक तरीके से सदन को बाधित करने का प्रयास किया। लेकिन मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों की प्रोसीडिंग उठाओ, कौन से दल के किस नेता ने भाषण दिया और वो बिल के किस प्रावधान को आपत्ति कर रहा है। बिल पर कोई बोला ही नहीं, सिर्फ हमारे पक्ष के लोग बोले कि बिल में ये खूबी है, ये खूबी है, ये खूबी है। अब बिल में एमएसपी नहीं है, एमएसपी होना चाहिए। बिल में एपीएमसी ख़त्म नहीं हो रही, एपीएमसी को खतरा हो गया, किसान ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, पॉलिटिकल भाषण दे रहे हो। तो मैंने भी अपना भाषण यहीं से शुरू किया। मुझे लगता था, मैंने कहा राज्यसभा में आएंगे तो कुछ सुझाव ऐसे होंगे जिस पर सरकार को विचार करना हो, लेकिन जब पॉलिटिकली भाषण देना है तो मेरे लिए आसान है, मैं पॉलिटिकल उत्तर दे दूंगा। तो ये कुल मिला के अपने निजी स्वार्थों के लिए कांग्रेस के लोग और कुछ प्रतिपक्षी लोग मिलकर किसान को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि जो काम बरसों तक ये नहीं कर पाई कांग्रेस की सरकार यूपीए में, आपने कहा 10 साल नहीं कर पाई, जीएसटी कर सकती थी लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह चाहते थे, कृषि मंत्री शरद पवार जी चाहते थे अब हम रिफॉर्म लाएं, वो चाहते उस समय रिफॉर्म कर सकते थे, उनकी इच्छा तो यही करने की थी। लेकिन कुछ लोगों के दबाव में यूपीए सरकार इसको हिम्मत नहीं कर पाई। और आपको मालूम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो देश के प्रति प्रतिबद्ध हैं। अगर देश के लिए जीएसटी ज़रूरी है तो कोई भी विरोध करे, जीएसटी आएगा और पास भी होगा। और अगर देश में खेती को आगे बढ़ाने के लिए ये दोनों विधेयक ज़रूरी है
तो विधेयक का विरोध राजनीतिक रूप से कोई भी करे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? विधेयक आएंगे और किसानों का भला होगा। तो फिर पार्लियामेंट में डिवीजन वोट क्यों नहीं किया गया? अगर नंबर हैं आपके पास, सब कुछ है, डिवीजन वोट कर लेते, या फिर अगर सिलेक्ट कमेटी पे ही भेज देते, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो? नहीं, सिलेक्ट कमेटी में भेजने की ज़रूरत नहीं है ना, 2 लाइन का बिल है। सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाता है वो बिल जो 50 पन्नों का हो और उसमें बहुत सारी धाराएं हों और बरसों तक उसकी स्क्रूटनिंग करना हो। इसमें मैं समझता हूँ सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए क्या है, एपीएमसी के बाहर बिना टैक्स के ये विधेयक किसान को अपना माल बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। जो व्यक्ति इस अंगूठी को बनाता है, इस अंगूठी को जो बनाता है वो उस अंगूठी की खुद कीमत तय करता है ना। आप दुकान पे जाओगे और अगर उसको, दुकानदार को मालूम है कि उसे आपको अंगूठी नहीं बेचना, तो वो मना कर देगा कि नहीं भैया, आप कितने भी पैसे दो, मैं नहीं बेचूंगा। ये स्वतंत्रता है ना उसको। कोई भी उत्पादन करता अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए खुद ही कीमत तय करता है, कहाँ बेचेगा ये खुद ही तय करता है। लेकिन किसान सबसे बड़ा उत्पादन करता होने के बावजूद भी अपनी फसल को कहाँ बेचेगा ये तय करने का उसको अधिकार 70 साल में नहीं दिया। किस कीमत पर बेचेगा ये अधिकार कांग्रेस के लोगों ने उनको नहीं दिया। आज अगर मोदी जी ये अधिकार उसे दे रहे हैं और बिना टैक्स का खरीद फरोख्त हो सकती है, टैक्स को फ्री कर रहे हैं, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है? सिलेक्ट कमेटी इसमें क्या करेगी? जब आप सिलेक्ट कमेटी, मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि जब इसका निर्माण हुआ, जब आप इस बिल का निर्माण कर रहे थे तो आपने कंसल्ट नहीं किया जो स्टेक होल्डर्स हैं, तो इसलिए सिलेक्ट कमेटी के बारे में कह रहे हैं कि जिन राज्यों को इफ़ेक्ट करने वाला है सबसे ज़्यादा, वहाँ के किसान हो, वहाँ पे व्यापारी हो, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हो, जो भी हो, उनके साथ विचार विमर्श नहीं हुआ। देखिए, ज़्यादा विचार विमर्श तब होता है जब नीयत में खोट हो। जब मैं आपको आज़ादी देने वाली बात कर रहा हूँ तो आपको आज़ाद होने में कोई तकलीफ़ होना ही नहीं है और किसान को कोई तकलीफ़ है ही नहीं। मैंने कहा ये तकलीफ़ नेताओं की है और नेताओं की राजनीति की तकलीफ़ है, अपने निजी स्वार्थों की तकलीफ़ है। इस बिल से किसी को तकलीफ़ नहीं है, न किसान को है, न कोई आर्गूमेंट किसी नेता के पास है, न राजनीतिक दल के पास है। तो कांग्रेस इसे अब काला कानून कह रही है और वो इस हफ्ते से राज्यों में प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे और वो कह रहे हैं कि ये मौत का पैगाम है छोटे किसानों के लिए। आपका क्या विचार है इस बारे में? मैं समझता हूँ कांग्रेस का नेतृत्व तो बौना हो गया है, न वो खेती किसानी को समझता है, न देश के हित और अहित को समझता है। और किसान में जो कांग्रेस में जो अच्छे लोग हैं उनकी पूंछ समाप्त हो गई है। तो जिन लोगों के हाथ में नेतृत्व है उनकी कोई हैसियत देश में बची नहीं है, उनका अपनी पार्टी में भी कोई नहीं सुनता है और इसलिए वो कुछ भी गलत सलत बात करके देश को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं कांग्रेस के नेतृत्व को कहना चाहता हूं कि वो आर्गूमेंट करना है तो विधेयक के प्रावधानों पर करें, सरकार जवाब देगी और थोड़े दिन में तो ये स्थिति है किसान जवाब देगा उनको। आंदोलन करें तो